दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद न्यूज के लिए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वो कहानी लेकर के जिस कहानी ने भारतीय जनता पार्टी की रवानी को बिगाड़ दिया है, हवा को बिगाड़ दिया है, सियासत के बुलबुलों को फोड़ दिया है। जी हां, कुछ ऐसे ही सियासत के बुलबुले जो पिछले दिनों से गुलगुला रहे थे, उन गुलगुलों में बुलबुले जो थे आपस में मिलकर के इस तरह से फूटे हैं कि सियासत ने एक नया रंग दे दिया है। ऐसा नया रंग जो चटकदार भी है और भगवा रंग से रंगा हुआ भी है। और यहां कुछ अलग तरीके की कहानी कह रहा है। लग रहा है कि शायद विपक्ष की बारी तब आएगी जब आएगी चुनावों में, लेकिन यह भाजपा पर भारी है या संघ की यहां पर उपस्थिति जो है ज्यादा बढ़ने वाली है। आप सोच रहे होंगे किन पहेलियों में बात कर रहा हूं, किस बारे में बात कर रहा हूं। जी, बारे में बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बारे में कर रहा हूं बात, और उस घटना के बारे में बात कर रहा हूं, समाचार के बारे में बात कर रहा हूं जिस समाचार को लेकर के, जिस नियुक्ति को लेकर के बड़े बड़े दावे उत्तर प्रदेश की राजनीति में किए जा रहे थे, जिसको लेकर के बड़े बड़े समाचार और राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अनुमानों की बयार चला रहे थे। लेकिन उन बयारों में एक आंधी इस तरह से आई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी को उस तिनके को ले उड़ी जिस तिनके ने योगी जी के पौरुष को ललकारा था, बाबा जी के पौरुष को ललकारा था। जी हां, योगी आदित्यनाथ को हमने जाते हुए देखा, लोगों का अटकलों का बाजार गर्म होते हुए देखा। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी। अरविंद शर्मा जो गुजरात कैडर के अधिकारी थे, पीएमओ में काम करते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े खासम खास थे, मऊ से उन्हें आनंद फानम में एमएलसी का चुनाव जिता करके वहां बैठाया गया। अब अंदाजे लगाए जाने लगे कि योगी जी की कुर्सी खतरे में है। योगी जी के ऊपर जो है लगाम कसने के लिए अरविंद शर्मा को लाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। लेकिन अरविंद शर्मा के नाम पर योगी जी अड़े हुए थे, खड़े हुए थे, लड़े हुए थे और इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। बस झगड़ा इसी बात से शुरू हो गया था। यहां सब अपने अपने राजनीतिक बलों को और दलों को तोलने लगे, राजनीतिक शक्तियों का तोलन शुरू हो गया और आपस में रस्सा कशी की एक कुश्ती शुरू हो गई जिसमें आरएसएस ने मुख्य भूमिका निभाई। मुझे याद आता है कि ये वही आरएसएस है जो कभी राजनीति के नाम पर बिल्कुल तटस्थ रहती थी, जिसका कोई हल्ला बोल या हलचल नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही निर्णय लेते थे। लेकिन जिस तरह से आरएसएस का वर्चस्व सरकार की भागीदारी में बढ़ता गया, वैसे वैसे संगठन, आरएसएस संगठन भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन को जैसे खाता गया, एक मगरमच्छ की तरह। दोस्तों, बस यहीं से शुरुआत होती है राजनीति की, उस राजनीति की जो बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सूर्यास्त होने की ओर चल पड़ा है। जी हां, आज की खबर जो महत्वपूर्ण खबर थी, जिस पर काफी ताने वाने शानों की बात हुई। जी हां, अरविंद शर्मा की बात मैं कहूंगा। अरविंद शर्मा जिनको भेजा गया था, बता ही दिया मैंने। अब कांग्रेस भी चुटकी लेने लगी है कि कहां तो डिप्टी सीएम बनने आए थे, मिला प्रदेश उपाध्यक्ष का पद। ए.के. शर्मा का डिमोशन या प्रमोशन ऐसे समझें। पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजेपी में महज 5 महीने पहले शामिल हुए थे अरविंद कुमार शर्मा, इस्तीफा देकर के मोदी जी के खासम खास कहे जाते थे। शर्मा पर मतलब विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल का पूरा दारोमदार था, चुनाव के हर चीज को देखने का दारोमदार था और बड़े खास कहे जाते थे प्रधानमंत्री मोदी जी के। लेकिन यहाँ खास को मतलब इतनी बड़ी आंच आई कि वो बस चटक के रह गए, सटक के रह गए, भटक के रह गए। अब चलिए इसका आकलन करते हैं कि ये हुआ किस तरह से और किस तरह से संघ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्तित्व पर हावी होता जा रहा है जिसको कभी लोगों ने भगवान मान लिया था। किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य अब बदलने लगा है। सीधे सीधे जंग शुरू हो गई है, सीधे सीधे शाह और मात का खेल शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच। यहां सीधे सीधे दो खेमे नजर आने लगे हैं। एक खेमा वो है जो खेमा ऐलान करता है आरएसएस का कि अगला चुनाव मोदी जी के चेहरे पे नहीं लड़ा जाएगा, और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के पंपलेटों से प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा गायब हो जाता है, नड्डा जी का चेहरा गायब हो जाता है, योगी जी को तलब किया जाता है दिल्ली, बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन योगी जी लौट आते हैं। और योगी जी के लौटने के बाद जो आता है रिजल्ट वो ये आता है कि उपाध्यक्ष का पद अरविंद कुमार शर्मा को दिया जाता है राजनीति के संगठन में, भाजपा के संगठन में, जिसका कोई महत्व नहीं। किसी भी प्रदेश के उपाध्यक्ष का क्या महत्व होता है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी अच्छी तरह से जानते हैं।
बस यहीं से शय, मात और अंदाजे की कहानी शुरू होती है। यहां पर अंदर के सूत्रों की माने तो संघ एक तरफ जहां योगी जी को सपोर्ट कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को चेहरा बनाने से पीछे हट रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह कोरोना में हुई सरकार की सबसे बड़ी वो हार है, जिसमें सीधे सीधे मोदी जी को आम जनता जिम्मेदार ठहरा रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपना कैडर फिर से स्टार्ट कर दिया है। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को जगाने का काम गोरखपुर के मठ में चल निकला है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, देर रातों तक हिंदू युवा वाहिनी के संगठन मंत्रियों की और पदाधिकारियों की मीटिंग सीधे योगी आदित्यनाथ के देखरेख में हो रही है। यह अंदर के सूत्रों की खबर है कि आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी आपस में एक तरह से मिलजुल करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे 2022 इलेक्शन के लिए, जिससे कि इस बार आरएसएस खुद का रास्ता योगी जी के लिए साफ कर सके। अब यहां मोदी जी की कितनी रैलियां होंगी, कितनी नहीं, उनके बारे में तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यहां चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे, यह बात तो क्लियर हो गई है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बैठे हुए एक मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली सरकार के तख्त को आंख दिखाई है, उस तख्त को नीचा दिखा दिया है, जो तख्त कभी फूला नहीं समाता था अपनी ताकत से। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जादू जो है ढल निकला है। संगठन से गिरती हुई पकड़, जहां एक बार अनुमान यह लगाया जा रहा था कि हंसबोले को प्रधानमंत्री मोदी लेकर के आए थे चुनावों में हिस्सा लेने के लिए, जो कि संघ की परंपरा के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन हंसबोले के आते ही, दत्तात्रेय हंसबोले के आते ही कुछ चीजें बदलने लगी। संघ के पदाधिकारियों का राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ और उनका दखल बढ़ने लगा। चाहे उत्तर प्रदेश का संकट हो या कर्नाटक का येदियुरप्पा संकट, बीएल संतोष बराबर प्रभारी बन करके वहां जाते रहे और टटोलते रहे नब्ज कार्यकर्ताओं की, संगठन के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की। अब यहां पर अलग कहानी चल रही है। यहां यह भी माना जा रहा है कि एक तरह से योगी ने आरएसएस का एक दूसरा गुट ज्वाइन कर लिया है, जिसका भरपूर समर्थन मिल गया है योगी आदित्यनाथ को। उस व्यक्ति का नाम है संजय जोशी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये वही संजय जोशी हैं जिनकी ताकत के बल पर गुजरात में कामयाबी की कहानियां भारतीय जनता पार्टी ने लिखी थी। जिस संजय जोशी को साइड ट्रैक कर दिया गया सरकार बनने के बाद, जिन्हें एक मार्गदर्शक मंडल तो छोड़ो, एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया, जिसका नाम गुमनाम हो गया। उस संजय जोशी का नाम गुमनाम हो गया, जो कभी सत्ता के विकेंद्रीकरण में चर्चा का नाम रहता था। आज संजय जोशी का समर्थन पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के आसपास फलता फूलता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ संघ मोदी के नाम पर एक मत नजर नहीं आता। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में यदि कुछ भारतीय जनता पार्टी अगर गलत करती थी, तब संघ जो था विरोध करने उतर आता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विरोध का जो एक स्पेस था, जो एक दायरा था, जो एक जगह थी, वो खत्म हो गई। आरएसएस ना तो जनता के साथ खड़ी हो पाई, ये संगठन ना तो सामाजिक दिख पाया, ना राजनीतिक दिख पाया। हुआ क्या, जो गलतियां प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसका खामियाजा संघ को भुगतना पड़ा। लोगों ने सारे इल्जाम संघ की पॉलिसियों पर थोप दिए। लोगों में एक मैसेज गया, आम लोगों में एक मैसेज गया कि जो कुछ हो रहा है संघ की वजह से हो रहा है, क्योंकि संघ का जो सपोर्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी को है और सारे फैसले नागपुर से आते हैं। उन्हें उसमें भी शामिल समझा गया जो राफेल के सौदे हुए, उसमें भी शामिल समझा गया जिसमें बड़े बड़े घोटाले हुए, उसमें भी शामिल समझा गया जिसमें उद्योगपतियों के साथ दोस्ती में कुछ के बदले कुछ दिया गया। संघ को अपनी विरासत बचाने की चिंता होने लगी। अब यही वो विरासत की चिंता है जो संघ को एक तरह से उकसा रही है, प्रेरित कर रही है कि अब योगी आदित्यनाथ के लिए घर घर जाकर के यूपी के एक अलग से व्यवस्था तैयार की जाए, चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की कहानी फिर से एक बार दोहरा दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सपा जो है वो ममता दीदी के क्षेत्रीय दल की तरह उत्तर प्रदेश में काम करे, या छोटे दल जो हैं कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये अपने तरीके से अलग समीकरण बना लें। इसकी चिंता संघ को भी सताई जा रही है, क्योंकि सपा जहां यादव प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण का एक कार्ड वहां पर खेलेगी, अपना जाति कार्ड, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प बहुत कम बचे हैं। ब्राह्मण वर्ग एक तरह से नाराज
हुआ जा रहा है। संजय जोशी को लाने का सीधा सा मतलब यही है कि संजय जोशी की वजह से कुछ लोगों को, ब्राह्मणों को रोका जा सके। कुछ ब्राह्मणों को बुलंदशहर में अमित मालवीय को जिस तरह से लाया गया, लखनऊ में जिस तरह से एक ब्राह्मण महिला नेत्री को लाया गया है संगठन में, उससे लग रहा है कि ब्राह्मणों को महत्व देना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस एक पेड़ के नीचे अभी शायद शिकार करने के लिए खरगोश की तरह थोड़ा सुस्ती या नींद पूरी कर रही है। लेकिन यहाँ सपा जो है कितनी एक्टिव होगी, कितनी नहीं होगी, इसके बारे में देखना बाकी होगा। या सपा भी यादव मुस्लिम का एक गठजोड़ जो मैंने बताया वो कार्ड खेलेगी। अब दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये तो तय हो गया है कि योगी ने मोदी जी को शाह मात के खेल में, शतरंज के खेल में, चौसर में, सियासी चौसर में एक तरह से ढाई घर की मात दे दी है। अब यहां बचा कुछ नहीं है। कह सकते हैं योगी बाबा ने दे दी मोदी को मात। और जो अरविंद शर्मा, जिनको कभी डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही थी, आज वो केवल एक बीते हुए कल की कहानी बन के रह गए। अब देखना होगा कि हमारे अनुमान और आकलन कितने अच्छे निकलते हैं, कितने सच्चे निकलते हैं और कितने कच्चे निकलते हैं। लेकिन मेरे इस आकलन से आप कितना सहमत हैं, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा और अपनी राय देना मत भूलिएगा आज की इस खबर पर, मेरे विश्लेषण पर। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।